हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर सीखे थे। किसी तार को खींचकर लंबा करने पर उसके प्रतिरोध में कैसे परिवर्तन होता है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाए थे। आज का हम लोगों का टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण क्रम। कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण क्रम। रंग का कोड क्या है, यह इंटरनेशनली वैलिड है। अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश हर जगह यह वैलिड है। सबसे पहले हम लोग यह समझ लें कि कलर कोडिंग करते क्यों हैं। तो कलर कोडिंग में कार्बन का यूज कहाँ पर करते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। प्रतिरोध दो प्रकार से बनाए जाते हैं। जो रेसिस्टर होते हैं दो प्रकार से बनाए जाते हैं। कॉमर्शियली व्यापारिक रूप में रेसिस्टर्स दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है एलॉय का। एलॉय मतलब मिश्र धातु का। मिश्र धातु का बनाते हैं। ज़्यादातर केस में हम लोग एक्सपेरिमेंट में एलॉय का ही प्रतिरोध यूज करते हैं। यह एलॉय कौन कौन सा हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है, दिमाग में रखेंगे। मैग्नीन हो सकता है, इस सब का यूज करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट में। मैग्नीन हो सकता है और कॉन्स्टेंटन हो सकता है। तीन तरह का एलॉय का यूज करते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। इसी का यूज क्यों करते हैं, यह भी क्वेश्चन उठ सकता है कि नाइक्रोम का तार या मैग्नीन का तार या कॉन्स्टेंटन का तार आगे चल के हम लोग मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर जैसे डिवाइस का यूज करेंगे। उसमें उसमें मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी रेसिस्टिविटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से सुने, इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी स्वतंत्र होती है टेम्परेचर से। यहाँ लिख दें एक लाइन दिमाग में रखने के लिए, रेसिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनकी प्रतिरोधकता ताप से लगभग स्वतंत्र होती है। इनकी प्रतिरोधकता ताप से लगभग स्वतंत्र होती है। ताप बढ़ता है लेकिन इसकी प्रतिरोधकता नहीं घटती है। इसीलिए हम लोग एलॉय में नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं। तो हर जगह इसी का यूज क्यों नहीं करते हैं, कार्बन का प्रतिरोध क्यों बनाते हैं, तो इसका एक लिमिटेशन है कि इससे बहुत हाई रेसिस्टेंस नहीं बनाया जा सकता है। इससे बहुत हाई रेसिस्टेंस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा एलॉय का ही रेसिस्टेंस नहीं बनाएंगे। तो यहाँ इसका लिमिटेशन भी लिख दें। आप लोग अपने क्लास नोट में इसको लिखते चलेंगे। लिमिटेशन क्या है, कोई आपसे पूछ दे कि जब नाइक्रोम का, मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन का हम लोग रेसिस्टेंस बना सकते हैं तो हम लोग क्यों कार्बन का बनाते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका लिमिटेशन है कि वेरी हाई रेसिस्टेंस कैन नॉट बी obtained। वेरी हाई रेसिस्टेंस
कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली इसका बहुत हाई रेसिस्टेंस हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका रीज़न है, यहाँ लिख दें, इससे बहुत उच्च प्रतिरोध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान से लिखें, कॉमर्शियली रेसिस्टेंस एलॉय के बनाए जाते हैं। एलॉय कौन कौन सा है, नाम याद रखना है, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। क्यों इसी का बनाया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता ताप से लगभग स्वतंत्र होती है। क्यों इसका ही बनाते हैं, दूसरे का क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ताप बढ़ाने पर दूसरे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाएगी, जिससे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग आ सकता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर वैल्यू वेरी भी करेगा तो इसकी रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्ट होगा प्रैक्टिकल का, वह परफेक्ट आएगा। लेकिन इसके साथ क्या लिमिटेशन है कि इससे बहुत उच्च प्रतिरोध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसी लिमिटेशन के कारण हम लोग रेसिस्टेंस बनाते हैं कार्बन का। ध्यान से बात को समझेंगे। जितने मार्केट में हम लोगों को रेसिस्टेंस मिलते हैं वे सभी रेसिस्टेंस बनाए जाते हैं कार्बन के। वे सभी कार्बन के प्रतिरोध होते हैं। तो रेसिस्टेंस कार्बन का क्यों बनाया जाता है? दूसरे टाइप का रेसिस्टेंस बनता है किसका? कार्बन का। दूसरे टाइप का रेसिस्टेंस बनता है कार्बन का। दूसरा टाइप हो गया कौन सा? कार्बन। अब देखें, कार्बन रेसिस्टेंस जो होता है इससे वेरी हाई रेसिस्टेंस प्राप्त किया जा सकता है। वेरी हाई रेसिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बहुत उच्च प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा इसका क्या रीजन है? वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज। वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज यानी कि आकार बहुत छोटा होता है। ये तो दो रीजन इसका हो गया कि इससे बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा हो गया कि ये आकार में बहुत छोटा होता है। तो यह आकार में बहुत छोटा होने के कारण क्या होगा कि हम लोग इस पर इसका वैल्यू नहीं लिख पाते हैं। आकार बहुत छोटा होने के कारण हम लोग इस पर वैल्यू नहीं लिख पाते हैं। तो उसी वैल्यू नहीं लिख पाने के कारण हम लोग उस पर कलर का कोडिंग करते हैं। उस पार्टिकुलर कलर का कुछ वैल्यू होता है जो इंटरनेशनली वैलिड है, सभी लोग उसको जानते हैं। तो ध्यान से आज हम लोगों को वही सीखना है कि कौन से कलर का क्या वैल्यू होता है और कलर दिया रहता है तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है। ध्यान से बात को समझेंगे। यहाँ पर ऐसा सिलिंड्रिकल शेप में प्रतिरोध दिया रहता है। इस पर 4 बैंड बने रहते हैं, 4 सर्किल बने रहेंगे, 4 वलय बने रहेंगे। 1 2 3, 3 सर्किल बहुत नज़दीक नज़दीक रहेंगे और चौथा सर्किल बहुत दूर होगा। इसका नाम हम लोग देंगे बैंड। इसका नाम देंगे बैंड। तो यह हो गया B1,
पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड। दिमाग में रखेंगे कितना बैंड होता है, 4 बैंड होता है। चौथा बैंड हमेशा B4 जो होगा यह या तो गोल्डन होगा, नहीं तो सिल्वर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो नहीं होगा तो हम लोग इसको लिख देते हैं नो कलर। बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है कि चौथा बैंड गोल्डन कलर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है या कोई भी कलर नहीं हो सकता है। दिमाग में रहेगा। बाकी इधर 1 2 3 B1 B2 B3 डिफरेंट कलर हो सकते हैं। इस तीनों में गोल्डन और सिल्वर नहीं आएंगे, गोल्डन और सिल्वर नहीं आएंगे। आपको ये बात याद रखना है। मिटा दिया जाए। ठीक, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम एक टेबल अभी बनाएंगे। उस टेबल से आपको वैल्यू याद रखना है और टेबल याद रखने का हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। उस ट्रिक से आपको टेबल का वैल्यू याद हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं। पहले टेबल बनाएंगे, फिर उसका ट्रिक समझेंगे। तो हेडिंग रहने दीजिए, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर। चलें देखें। हाँ, इधर हम लिख देते हैं सीरियल नंबर। इसमें लिख देते हैं कलर। इसमें लिख देते हैं B1, इसमें B2, इसमें B3, इसमें B4। और ऐसा टेबल बना लेंगे हम। अभी एक पेज पर इसको लिख के आपके स्क्रीन पर रखते हैं। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट खींच करके लिख लेंगे। बाकी उसको कैसे याद रखना है हमको याद है, कैसे याद रखना है आपको हम सिखा देंगे। अभी हम इसको लिखते हैं, एक स्क्रीन पर इसको रखेंगे। तब तक आप लोग इसको लिखिए। हाँ देखिए, आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है सीरियल नंबर, कलर B1 B2 B3 B4। अब ये स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, अभी केवल समझने का प्रयास करेंगे। हम इस पूरे टेबल को पहले भर देंगे, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्लास नोट में लिखना है। कलर का नाम लाइन से याद रखना है। क्यों लाइन से याद रखना है? क्योंकि जब हम ट्रिक बताएंगे तो यह कलर लाइन से उस पर आ जाएगा। तो देखें, सबसे पहला कलर हम लिखे हैं ब्लैक, दूसरा लिखे हैं ब्राउन, तीसरा रेड, चौथा ऑरेंज, पांचवा येलो, छठा ग्रीन, सातवां ब्लू, आठवां वैलेट, नौवां ग्रे, 10वां वाइट, फिर गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। सबका हिंदी भी लिख दिए हैं। काला, भूरा, लाल, संतरा, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद। गोल्डन मतलब आपको सुनहला पता है। सिल्वर मतलब चांदी के कलर का। नो कलर मतलब कोई कलर नहीं। अब देखिए, आपको अगर ये याद हो गया तो टेबल भरना देखिए कितना आसान है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि पहला बैंड में गोल्डन नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा, नो कलर नहीं होगा। दूसरा में भी, तीसरा में भी। ये तीनों जो होगा केवल B4 में होगा। ये तीनों केवल B4 में होगा। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि ब्लैक के लिए भरते हैं 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें कितना आसान है। इसमें भी यही बात लिख दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4,
10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। और हम आपको बता दिए कि B4 में ये 10 कलर नहीं होगा, जब भी होगा गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, नहीं तो कोई कलर नहीं होगा। तो गोल्डन के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और नो कलर के लिए ±20% आप वैल्यू इसमें भर देंगे। देखिए आपका टेबल तैयार हो गया है। तो आपको केवल दिमाग में क्या रखना है कि हम लोग इस टेबल में कलर को कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि कलर का अगर नाम लाइन से हमको याद हो गया तो इधर बाकी हमको टेबल भरने में कोई परेशानी नहीं है। अगर टेबल में रंग का नंबर इधर उधर हुआ तो ये भी नंबर चेंज होगा, तो हम लोगों का न्यूमेरिकल बनाने में बहुत दिक्कत होगा। देखिए इस टेबल को याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको देखिए क्या याद करना है, हम साइड में इधर ट्रिक लिख रहे हैं। एग्जाम में इसको आपको नहीं लिखना है, केवल आपको याद करने के लिए और यह टेबल भरने के लिए हम आपको ये ट्रिक सिखा रहे हैं। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ब्लैक ब्राउन रॉय। एक आदमी है जिसका नाम है ब्लैक ब्राउन रॉय। एक्चुअली उसका नाम हम लोग बोलते हैं बीबी रॉय, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, ब्लैक ब्राउन रॉय। और वह आदमी ग्रेट ब्रिटेन का है। लिखेंगे ब्लैक ब्राउन रॉय, ऐसा कहानी दिमाग में सेट करेंगे। ब्लैक ब्राउन रॉय नाम का एक आदमी है जो ग्रेट ब्रिटेन का है। वेरी गुड वाइफ, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। ब्लैक ब्राउन रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और उनकी जो वाइफ है वह पहनी हुई है गोल्ड सिल्वर नेकलेस। देखिए आपको यही कहानी दिमाग में रखना है कि ब्लैक ब्राउन रॉय नाम का एक आदमी है, ग्रेट ब्रिटेन का है, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है जो गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहनी हुई है। अगर ये कहानी, ये लाइन हम लोगों को याद हो गया तो ये पूरा टेबल हम लोग आसानी से बना लेंगे। ध्यान से फिर से देखिए, पहला कलर क्या लिखे हैं, ब्लैक, यहाँ से ब्लैक, दूसरा कलर ब्राउन, तीसरा कलर रेड, रॉय में का आर से क्या हो गया, रेड, आपको याद होगा। ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, 5 कलर कंप्लीट हो गया। ब्लैक ब्राउन रॉय से 5 कलर कंप्लीट हो गया। पहला कलर ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, चौथा ऑरेंज, पांचवा येलो। अब यहाँ पर आपको जी से याद रखना है ग्रीन, GRE लिखा हुआ है ना, इसको याद करना है ग्रीन। ग्रीन, जी से हो गया ग्रीन, बी से हो गया ब्लू, भी से हो गया वायलेट, फिर जी से हो गया ग्रे। ये ग्रे कलर है। ग्रे कलर स्लेटी कलर हो गया जो ब्लैक और वाइट के बीच में होता है, ब्लैक और वाइट के बीच में। और डब्लू से हो गया व्हाइट, डब्लू से हो गया व्हाइट। देखिए आपका 10 कलर कंप्लीट हो गया। ब्लैक ब्राउन रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड से गोल्डन, सिल्वर से सिल्वर, नेकलेस से नो कलर। देखें आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। अगर ये लाइन आपको याद रहा, ब्लैक ब्राउन रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो यहाँ से हम लोग यह टेबल बना लेंगे। कलर देखें लाइन से ऐसे लिख दें, फिर B1, B2, B3, B4 चार्ट के अनुसार भर दें और इस पर न्यूमेरिकल हम लोगों का बहुत आसानी से बन जाएगा। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स लिख करके यह टेबल का स्क्रीनशॉट खींचिए और इसको उतारिए। स्क्रीनशॉट खींच करके कॉपी में इसको अच्छे से उतारिए। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन जब यह आपको टेबल नहीं याद रहेगा आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो ब्लैक ब्राउन रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस आपको दिमाग में रखना है और एग्जाम में इसको नहीं लिखना है। उतारिए।
चलिए अब देखें, एक दो प्रॉब्लम इस पर बनाते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम आता है और बहुत आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे प्रॉब्लम हमको दिया गया कि किसी कार्बन प्रतिरोधक का फॉर ए कार्बन रेसिस्टर B1 दिया गया रेड, पहला बैंड दिया गया रेड, ऐसे आपको लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि पहला बैंड रेड, दूसरा बैंड ग्रीन, तीसरा बैंड येलो है और चौथा बैंड है गोल्डन। इसका रेसिस्टेंस फाइंड करिए। फाइंड द रेसिस्टेंस। किसी कार्बन प्रतिरोधक का पहला बैंड रेड, दूसरा बैंड ग्रीन, तीसरा बैंड येलो, चौथा बैंड गोल्डन दिया गया है, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा। सब लोग पहले क्वेश्चन लिखें और देखें, एक लाइन में बनेगा, बहुत ही आसान। लेकिन कब? जब आपको टेबल याद रहेगा तब। देखो हम एक लाइन में आंसर लिखेंगे। कैसे? रेड के लिए B1 का वैल्यू होता है 2। आप अपने चार्ट में देखेंगे, रेड के लिए B1 का वैल्यू होता है 2, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। ग्रीन के लिए B2 का वैल्यू होता है 5, तो 2 के बाद लिख देंगे 5। देखें कितना आसान है। रेड के लिए लिख दिए 2 और ग्रीन के लिए लिख दिए 5। और तीसरा बैंड है मल्टीप्लायर, तो तीसरा बैंड को गुना करेंगे। तीसरा बैंड में क्या है? येलो। येलो के लिए आप देखें 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। और गोल्डन के लिए ±5%, ये हो गया इसका टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कितना का चेंजिंग हो सकता है। लिख ले, बन गया, आंसर हो गया। पहला बैंड रेड, दूसरा बैंड ग्रीन, तीसरा बैंड येलो, चौथा बैंड गोल्डन है, तो रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेड के लिए B1 का वैल्यू देखिए 2, ग्रीन के लिए B2 का वैल्यू देखिए 5, येलो के लिए B3 का वैल्यू देखिए 10 टू दी पावर 4। देन थर्ड बैंड इज मल्टीप्लायर, तीसरा बैंड से गुना करते हैं। एंड फोर्थ बैंड इज टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब कितना का अंतर हो सकता है। तो 25 इंटू 10 टू दी पावर 4 ±5%। देखिए आसान है कि नहीं? स्क्रीनशॉट खींचिए, कॉपी में उतारिए। एक लाइन में बनेगा, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और इससे कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। जब भी आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं, देखेंगे। मान लिया जाए कि पहला बैंड दे दिया गया ब्लू, दूसरा बैंड दे दिया गया व्हाइट, तीसरा बैंड दे दिया गया ब्लैक और चौथा बैंड दे दिया गया सिल्वर। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रेसिस्टेंस बताइए। सब लोग अपने चार्ट में देखेंगे, B1 ब्लू के लिए B1 का वैल्यू क्या है? 6। ब्लू कलर के लिए B1 का वैल्यू है 6। व्हाइट के लिए B2 का वैल्यू देखिए है 9। व्हाइट के लिए B2 का वैल्यू है 9। ब्लैक के लिए B3 का वैल्यू है 10 टू दी पावर 0 और सिल्वर के लिए ±10%, 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1। तो आंसर हो गया 69 ±10%। आंसर हो गया 69 ±10% ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम।
स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, उसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन अपने से बना लेंगे। मान लिया जाए कि B1 दे दिया गया आपको रेड, B1 दे दिया गया रेड, B2 दे दिया गया वायलेट और B3 दे दिया गया आपको रेड। कलर रिपीट भी हो सकता है। और B4 दे दिया गया नो कलर, B4 में कोई कलर नहीं है। अब इसको कैसे बनाएंगे? 1 मिनट में आप लोग बना सकते हैं। कब? जब आपको टेबल याद हो तब। चलें देखें। रेड के लिए B1 का वैल्यू क्या होता है? 2। वायलेट के लिए B2 का वैल्यू क्या होता है? 7। रेड के लिए B3 का वैल्यू क्या होता है? 10⁻²। और नो कलर के लिए टॉलरेंस क्या होता है? ±20%। ये हो गया 2700 ±20% ओम आंसर। उतार लें इसको। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है आज का। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स, बहुत इजी। अब इस पर सारा न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको एक टॉपिक और आज पढ़ा देते हैं, जिसको कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यह 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियमों को लिखें। जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियमों को लिखें। हेडिंग दे के सभी लोग लिखें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम। जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसमें जूल ने यह देखा कि किसी कंडक्टर से अगर हम लोग करंट पास कराएं तब वह कंडक्टर गर्म हो जाता है। वह कितना गर्म होता है कंडक्टर, इसी को हम लोग फाइंड करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। किसी भी कंडक्टर से, किसी भी रेसिस्टर से अगर हम लोग करंट पास कराएंगे तब वह कंडक्टर हीट हो जाता है। वह हीट कितना होता है, यही हीट का कैलकुलेशन किया गया किसके द्वारा? जूल के द्वारा। तो जो इसका यूनिट आता है वह हम लोग देते हैं जूल। हीट का यूनिट हो गया जूल। एक फार्मूला आपको याद रखना है, यह हीट जो होता है यह बराबर होता है I² RT। H = I² RT। अगर आपको फार्मूला याद है तो हम लोग जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम लिख सकते हैं। पहला लिखते हैं, देखें इसमें 3 नियम है। पहला नियम है लॉ ऑफ करेंट। लॉ ऑफ करेंट, धारा का नियम। हम केवल इसको समझा रहे हैं। लॉ ऑफ करेंट कहता है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² जब R एंड T कांस्टेंट हो। देखें कितना आसान है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट स्क्वायर व्हेन R एंड T कांस्टेंट। R हो गया रेसिस्टेंस, T हो गया टाइम। जब रेसिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ रेसिस्टेंस।
लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम। यह भी देखें कितना आसान है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जब अब R को छोड़ेंगे तो कौन कौन बचेगा? I एंड T कांस्टेंट। हिंदी इंग्लिश मिला के आप लोग लिख लेंगे। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस क्या कहता है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन I एंड T कांस्टेंट। और थर्ड है लॉ ऑफ टाइम, समय का नियम। समय का नियम H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब T को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? I एंड R कांस्टेंट। इस तीनों नियम को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इस तीनों नियम को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। एक बात इसमें केवल आपको और समझाएंगे, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन इसको थोड़ा सा घुमा करके पूछता है। यहाँ जब हम लोग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकालेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल। इसका यूनिट हो जाएगा जूल। लेकिन कभी कभी इसको कैलोरी में पूछ देता है, तो आपको याद रखना है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो इसी H के फॉर्मूला को हम और क्या लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए जगह है H बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 कैलोरी। तो कैलोरी में जब आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो आप 4.2 या 4.18 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और अगर आई स्क्वायर आर टी लिख रहे हैं तो यहाँ से हमारा आंसर जूल में आएगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H है हीट, ऊष्मा, I है करेंट, R है रेसिस्टेंस, T है टाइम। करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को 3 भाग में हम बांटे हैं। एक भाग है ओम्स लॉ से रिलेटेड, दूसरा भाग है सेल से रिलेटेड, और तीसरा भाग है किरचॉफ्स लॉ और उसका एप्लीकेशन यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस चैप्टर का पहला भाग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कुछ पार्ट छूटा हुआ है, जैसे ओम्स लॉ का लिमिटेशन और इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और छूटा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।